हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर उठाने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ही इजी होगा, तो ये वीडियो हमारी शॉर्ट ही होने वाली है। आज हम लोग मेनली ये देखेंगे कि एयर हमारे लिए कैसी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है एंड उसके यूसेस क्या क्या हैं। अगर हवा ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, या हमारे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। हमारे आसपास हवा है, ये तो हम जानते हैं, और हवा हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमारे लिए नहीं, इनफैक्ट सारे लिविंग थिंग्स के लिए। बट क्या आपने कभी हवा को देखा है? क्या कभी आपने ये बताया है कि यहाँ हवा है, यहाँ नहीं है, या यहाँ ज़्यादा हवा है, यहाँ कम हवा है? ऐसा कुछ है नहीं ना। तो हम कभी बाहर जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो कोई सुना होगा ये कॉमनली वर्ड्स, आज हवा चल रही है। तो हवा कैसे चलती है? दिखती है क्या हवा चलते हुए? नहीं ना। कैसे हम बताते हैं? अगर पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं या कपड़े जो फैलाए थे सूखने के लिए बाहर धूप में वो हिल रहे हैं, तो यानी हवा चल रही है। इनफैक्ट हम लोग हवा की वजह से ही पतंग उड़ा पाते हैं। अब चैप्टर 5 की एक्टिविटी 3 में हमने देखा था कि सैंड को और सॉडस्ट को हम कैसे अलग कर रहे थे, हवा की वजह से ही अलग कर रहे थे। जब हवा चलती है तभी वो प्रोसेस, विनोइंग वाला प्रोसेस हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। अगर हवा नहीं चलेगी तो हम नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1। आपने कभी ये वाला बनाया है? फिक्री इसको बोला जाता है। कभी बनाया है, खेला होगा, देखा होगा। आप इसको हाथ में पकड़िए, उसकी स्टिक को, और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करिए। मूव इट लिटिल बैक एंड फ्रंट। ऑब्जर्व करिए कि वो क्या रोटेट करता है। तो फिर फिक्री कब रोटेट करता है? जब हवा चलती है ना। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? इट शोज अ डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। यही दिखाता है ना वेदर कॉक। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? हर जगह हवा है। एक्टिविटी 2 हमारी कहती है, एक खाली बॉटल ले लीजिए, ओपन बॉटल। इज इट एम्प्टी और डज इट कंटेन समथिंग इनसाइड? उसको उल्टा करके रख दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। क्या वो खाली है या उसमें कुछ है? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। अब बॉटल को ऑब्जर्व करिए। डज द वाटर इंटर द बॉटल? क्या जाएगा बॉटल में? नाउ तो आप जानते हो, अगर सीधा सीधा आप ऐसे डालोगे बॉटल को तो वो नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ज़रा सा, तो बॉटल जाने लग जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बबल्स भी दिखेंगे, बबल्स की साउंड भी आएगी, बबल्स भी दिखेंगे। क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि जो बॉटल के अंदर एक तो वो खाली थी नहीं, उसके अंदर हवा थी। जो हवा थी वो जब निकल जाएगी बॉटल से तभी तो बॉटल के अंदर पानी जा पाएगा। जब उसके अंदर ऑलरेडी भरे है बॉटल, तो पानी कहाँ से जाएगा? बॉटल खाली थी ही नहीं, उसके अंदर हवा पहले से थी। The bottle wasn't empty at all. In fact, it was filled completely with air. पूरी पूरी भरी थी. Even when you turn it upside down. That is why you notice that the water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. इसीलिए जब हमने उल्टा किया तो उसमें जा ही नहीं रही थी पानी, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं थी। उसमें सारी जगह तो हवा ने ले रखी थी। जब हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दी बॉटल को, व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड द एयर वॉज एबल टू मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गई एंड सारा पानी अंदर भर गया। दिस एक्टिविटी शो दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी इस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एयर भी स्पेस थोड़ी ना कहीं लेती है। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर की ना तो कलर होता है, ना तो कोई इसको देख सकता है, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना, हमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमोसफेयर। एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयर। अब हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ हवा होती ही है,
कुछ किलोमीटर्स की हवा होती ही होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो पतली शीट्स है, पतली लेयर है हवा की, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, वैसी वैसी एयर जो होगी वो लेयर होती जाएगी। इसीलिए जब माउंटेन्स ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेनर्स जो माउंटेन पे ऊपर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर की हवा तो रेयर है, कम हवा है वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग माउंटेन ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। वॉट इज़ एयर मेड अप ऑफ? एयर बनता किससे है? Until the 18th century, people thought that the air was just one substance. Experiment have proved that it is really not so. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। हाँ, ये मिक्सचर है। किस टाइप का मिक्सचर है? ये बहुत सारी गैसेस एक साथ जब मिल जाती हैं तब हमारी एयर बनती है। Now water vapor. Have you learnt earlier that air contain water vapor? हवा में तो water vapor होता ही है। We also saw that when air come in contact with a cool surface, it condense and drop of water vapor on the cooled surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. Next, oxygen. Activity 3 है। ये एक्टिविटी आपको अपनी टीचर के प्रेजेंस में ही करनी है। फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द सेम लेंथ ऑन टेबल, लाइट बोथ द कैंडल्स, एंड एक को आप कवर कर दीजिए ग्लास टर्बल से और दूसरी को ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करिए तो जो आपने कवर की होगी वो बुझ जाएगी। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. ऐसा क्यों हुआ? क्यों बुझ गई वो? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने उसको ग्लास से ढक दिया तो वहाँ पे हवा कम हो गई, मतलब सिर्फ उतनी ही रह गई जितनी ग्लास के अंदर है। जब वहाँ की भी हवा ख़त्म हो गई तो हमारी कैंडल अपने आप बुझ गई। It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. जो हमारी हेल्प कर रहा था बर्निंग में वो बहुत कम था। Most component is used by the burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. इसी को ऑक्सीजन बोला जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग हो पा रही थी। मतलब हम बहुत तेज फूकेंगे तो हमारी फूक से बुझ जाएगी कैंडल, बट थोड़ी बहुत हवा भी ज़रूरी है कैंडल जलाने के लिए। देन है नाइट्रोजन। एक्टिविटी 3 में हमने ऑब्जर्व किया कि एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन when after the candle blow out. This indicates the presence of some components in the air which does not support burning. कुछ ऐसा भी था जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसको क्या बोला जाता है? ये नाइट्रोजन होता है। थर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लोज रूम इफ देयर वॉज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अब कोई क्लोज रूम है जो हर तरफ से बंद है और वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो जल रहा है, तो आप थोड़ी देर के बाद सफोकेटिंग फील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा आपको घुटन होने लगेगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो चीज़ जो जल रही है उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको घुटन लगने लगता है। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट may be accumulated in the room as the burning continue. Carbon dioxide make up a small component of air around us. हमारे आसपास भी एयर है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, बट बहुत बहुत कम अमाउंट में है। Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plants and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. This is advisable not to burn dry leaves and discard remains of the crop which pollute our surrounding. इसीलिए कहा जाता है कि सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, हमको सफोकेटिंग फील करवा सकती है।
नेक्स्ट है हमारा डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ द फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक भी निकलता है। स्मोक क्या है? बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस away from your nose but bring it close to the bird flying up in the sky. Dust particle are always present in the air. अब देखो जो चिमनीज होती है उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बहुत ऊंचा बनाया जाता है जो हमारे नाक के लिए जिससे हमें नुकसान ना हो इसीलिए ऊंचा बनाया जाता है ताकि उसमें से हार्मफुल स्मोक ऊपर निकले। बट वो ऊपर निकलेगा तो वो भी तो बर्ड्स के पास तक जा रहा है जो बर्ड्स ऊपर उड़ रही हैं तो उनको नुकसान करेगा। एक्टिविटी 4 कह रही है हमारी फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम। वहाँ पे आप सारे डोर विंडोज़ बंद कर दीजिए, कर्टन लगा दीजिए ताकि वो डार्क रूम बन जाए। नाउ ओपन द डोर विद अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल। बहुत छोटा सा उसमें से कहीं सी छेद बना दीजिए जहाँ से बहुत थोड़ी सी लाइट आए। इट अलाउज सनलाइट टू इंटर द रूम ओनली थ्रू द स्लिट। और सिर्फ वहीं से सनलाइट आए तो केयरफुली देखिए कि कैसी वो बीम आ रही है। तो आपको ऐसा दिखता है जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से कुछ शाइनी शाइनी पार्टिकल्स दिखते हैं। ये क्या पार्टिकल्स हैं? ये वहीं पे मौजूद डस्ट पार्टिकल्स हैं जो लाइट की वजह से हमें शाइन करते हुए दिखते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मेरिली अराउंड। ये मतलब हवा में हर जगह डस्ट पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाते हैं बट होते हर जगह हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। फाइन एयर हमारे नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं और म्यूकस होता है हमारे नाक के अंदर जो इन डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचने के लिए। मतलब वो इन डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है और बाकी जो जितने भी गैसेस होते हैं वही हमारे उसमें जाते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? कभी डांट खाया इस बात के लिए मुंह से सांस लेने के लिए पेरेंट्स ने डांटा हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों डांटते हैं? ताकि हम जब मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में तो वो छोटे छोटे हेयर्स मौजूद नहीं है तो हार्मफुल डस्ट मुंह के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, इसलिए डांटते हैं पेरेंट्स। वी मे कंक्लूड दैट द एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वापर्स एंड डस्ट पार्टिकल। इन गैसेस में भी क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and many other gases. However, there are some variation in the composition of air from place to place. जैसे कि जो हमारी एयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ये उसके बाद फिर ऑक्सीजन होता है। इन फैक्ट ये दोनों गैस मिलके लगभग 99% होता है और जितना रिमेनिंग 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस और वाटर वेपर सब कुछ है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? एक्टिविटी 5 हमारी कहती है एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। ग्लास है या मेटल का कंटेनर है कुछ भी हो उसको थोड़ा थोड़ा हीट करिए। Well, before the water begins to boil, look carefully in the inner place of the container. आपको छोटे छोटे से बबल्स देखेंगे। ये बबल्स कहाँ से आए? ये बबल्स होते हैं हवा की वजह से। जो हवा की वजह से हवा मौजूद होती है उसके बाद भी हम पानी भर देते हैं उनकी वजह से ये बबल्स बनते हैं। When you heat the water to begin boil, the air dissolve in it escapes. As you continue heating, the water itself turn into vapors and finally begin to boil. जब इनको बॉयल करना हम शुरू करते हैं तो ये जो हवा होती है वो पानी में घुल जाती है और फिर जब थोड़ा ज़्यादा गर्म होने लगती है तो बाहर बन के
उड़ने लगती है, और जब बॉयल होने लगता है पानी तो पानी भी भाप बन के उड़ने लगता है। हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ लिया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो जो पानी में रहते हैं वो वहीं की डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? एक्टिविटी 6 हमारी कहती है टेक अ लमी ऑफ ड्राई सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, क्या होगा? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल? द बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, मतलब कि वहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है, बबल्स है यानी एयर है। When the water is poured on the lump of the soil, it displays the air which is seen in the form of bubble. तो जो भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहता है या रूट्स में रहता है, प्लांट की रूट्स में, वो वहीं से सांस ले लेता है जो वहाँ खुली होती है। A lot of burrows and holes are found in the deep soil by the animal living in the soil. जो बहुत ज़्यादा गहरे में रहते हैं वहाँ पे ध्यान से देखिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे होल्स टाइप के आपको दिखेंगे। दिस burrows are also space available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fill up all the space occupied by the air in the soil. जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तब यही सारी स्पेस पानी ले लेता है। इन दैट सिचुएशन जो भी एनिमल्स होते हैं उनको ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? अब सबसे बड़ी सोचने की बात है, जब इतने ज़्यादा लोग हैं रेस्पायर करने के लिए, इतने ज़्यादा लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो रही है, ये दोबारा कैसे रिफ़िल हो जाती है? हाउ डज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस? चैप्टर 7 में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम ये समझ गए थे कि प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। यही हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन तो वो लेते हैं बट उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को बनाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। एनिमल प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by photosynthesis in the plants. इसी तरह हम कह सकते हैं कि सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। हम प्लांट्स के बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। अगर सोचो प्लांट्स एकदम प्लांट्स ना हो तो हमारी ऑक्सीजन कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाए, फिर हम कैसे जिएंगे? द विंड मेक द विंड व्हील रोटेट। अब विंड व्हील आपने देखा होगा ज़रूर कहीं ना कहीं या सुना होगा उसके बारे में। तो जो हवा चलती है उसी की वजह से विंड व्हील हिलता है। द विंड व्हील इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल एंड टू रन फेवर व्हील्स। विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड व्हील का यूज़ का होता है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air is also help in the disposal of seed and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. So air के इतने ज़्यादा यूज़ हैं, इतने ज़्यादा यूज़ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। एंड आई होप इस चैप्टर को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीडियो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक बातें ही ज़्यादा थी। बट फिर भी क्लास 6 के चैप्टर्स में थी तो मैंने पढ़ा दी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।